आज सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े निर्णय आए हैं और पहले निर्णय जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है उस पर अभिषेक मनु सिंघवी जी कुछ कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा निर्णय है अडानी के मामले में उस पर मैं कुछ कहूँगा। दोस्तों, संक्षेप में जैसे हमेशा करते हैं, मैं हिंदी में और फिर इंग्लिश में, दोनों में संक्षेप में बोलूँगा। जैसा कि मेरे काबिल मित्र ने कहा, अत्यंत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा ऐतिहासिक निर्णय है। आज जो उच्चतम न्यायालय ने बरनवाल केस के नाम से जो कहा है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर सिर्फ एक ऐसी समिति जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष मेंबरान हों, वही उनका चयन कर सकती हैं। ये क्यों ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज संस्थाओं पे 360 डिग्री से इस सरकार का प्रहार है, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। प्रयत्न दिन प्रतिदिन अलग अलग तौर तरीकों से होता है। तो पहला पहलू ये है कि एक बड़ी विडंबना और विचित्रता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर इसी प्रकार की समिति जो आज उच्चतम न्यायालय ने कहा है बैठती है कुछ और संस्थाओं के लिए, लेकिन जो संस्था हमारे गणतंत्रता, हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सबसे बड़ा पुलिसमैन है कि निष्पक्ष, संतुलित, स्वतंत्र चुनाव हों, उसके लिए ऐसी समिति नहीं होती है चयन के लिए। ये विडंबना नहीं है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कई दशकों पहले ये कहा है कि निष्पक्ष समतल जमीन पर बराबरी के लोगों के बीच में बराबरी कंडीशंस के आधार पर चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संवैधानिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं जो संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसा पुलिसमैन जो इस समतलता को, इस निष्पक्षता और स्वतंत्रता को देखता है, उसका चयन आप ऐसी समिति से नहीं करते थे इतने दशकों से। ये इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा पहलू कि ये अनायास नहीं हुआ है, ये आसानी से नहीं हुआ है। आज सरकार कुछ भी कहे, ये सरकार के पुरजोर विरोध के बाद निर्णय आया है। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं, विरोध किया। मैं पढ़ना चाहता हूं उनका जो विरोध था उच्चतम न्यायालय में। बाकी उनका काउंटर एफिडेविट है, वो पढ़ सकते हैं आप डिटेल में, बाकी प्रकाशित हुए, लेकिन कुछ दो चार वाक्य सिर्फ कहूंगा मैं। उन्होंने कहा, कोट, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट, यानी जो पहले निर्धारित मैकेनिज्म था, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट दैट नो वन कैन गो रोग एक्सेप्ट फॉर स्ट्रे इंसिडेंट्स। दीज स्ट्रे इंसिडेंट्स कैनॉट बी अ ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू इंटरफेयर। यानी आप माननीय न्यायाधीश महोदय इस प्रक्रिया को न बदलें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सही कहा है, महत्वपूर्ण रूप से कहा है, और ये अंडरलाइन करने लायक है, योग्य है। एन इलेक्शन कमीशन दैट डज नॉट गारंटी रूल ऑफ लॉ इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. And then they go on, Election Commission has to be independent. It cannot claim to be independent then act in an unfair manner. A person in state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent will not be servile to those in power. And they added that it needs, the country needs someone who cannot be bulldozed. ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। चौथा पहलू मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ संदर्भ। ये इतिहास आसान है भूल जाना। कई बार ऐसा हुआ है और विशेष रूप से 2019 में हुआ। मैं खुद उसमें चुनाव आयोग में अग्रणीय पंक्ति में था। हमने लगभग वो जो 2 महीने मिलते हैं चुनाव के दौरान, 1.5 महीने, 20 या 25 बहुत महत्वपूर्ण कंप्लेंट की थी उच्चतम न्यायालय को 2019 के चुनाव के पहले। मजे की बात यह है कि करीब करीब उसमें 15 से ज्यादा कंप्लेंट्स में एक्शन लिया गया
या तो कहा रुकिए, या कहा कि आपको निलंबित करते हैं, या कहा कि कुछ है नहीं, इस पे खारिज करते हैं। जो 3-4 कंप्लेंट्स थी हमारी माननीय नंबर 1 प्रधानमंत्री के विरुद्ध और माननीय नंबर 2 गृह मंत्री के विरुद्ध, उसमें उन्होंने, क्योंकि बड़ी साफ थी कि उन्होंने उल्लंघन किया था आचार संहिता का जो चुनाव में होती है, उसमें चुनाव आयोग ने 1.5 महीने तक निर्णय ही नहीं लिया। फिर मैं उच्चतम न्यायालय गया तो उच्चतम न्यायालय को आदेश देना पड़ा कि चुनाव तो खत्म होने वाले हैं, भाई निर्णय तो लो। तब निर्णय लिया अंतिम दिनों में, जिसका कोई सार्थकता नहीं बची, व्यर्थ था। आप जानते हैं उसी संदर्भ में एक असहमति प्रकट की गई थी, उन्हीं केसेस के संदर्भ में जिसमें मैं पेश हुआ था। वो एक माननीय चुनाव आयोग के कमिश्नर द्वारा की गई थी, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। उसके बाद उनको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, किस प्रकार से उनके विरुद्ध हर प्रकार के आरोप परोक्ष और सीधे रूप से लगाए गए, और अंत में वो एक प्रकार से अपना पद छोड़कर कहीं और चले गए। तो ये सच्चाई है। अब 5वां पहलू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज अगर इस संस्था में निष्पक्षता और स्वतंत्रता की कसौटी के आधार पर इस प्रकार की चयन प्रक्रिया होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण और बाध्य है, तो क्या ऐसा संस्था जो सीधे रूप से राजनीति में आतंक फैला सकती है, राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध विशेष रूप से उनको सेलेक्ट कर कर उनके विरुद्ध एक्शन ले सकती है, क्या उसका चयन इसी प्रक्रिया से नहीं होना चाहिए? मेरा सीधा संदर्भ है, संकेत है ईडी की तरफ। आज ईडी आपका राजनीतिक भाई बन गया है, आपका राजनीतिक गठबंधन बन गया है, आपका राजनीतिक हिस्सा बन गया है सरकार का। 3 पहलू हम सब जानते हैं, इस पोडियम से हमने आपको आंकड़े दिए हैं। पहलू नंबर 1, 2014 के पहले और 2014 के बाद 1000% से ज्यादा वृद्धि हुई है ईडी द्वारा केसेस दायर करने में, 1000 से ज्यादा, वो आंकड़े हैं आपके पास। दूसरा पहलू, 95% उन केसेस में से सब प्रतिपक्ष के विरुद्ध है। 95, कुछ कहते हैं कि 98, मैं 95 कह रहा हूं, क्योंकि ईडी इस तरफ ही देखती है, सिर्फ उधर देखती ही नहीं है। तीसरा, कि अगर वो जो केसेस हैं जिसमें प्रतिपक्ष के लोग जिनके विरुद्ध ईडी केस शुरू करती है वो पक्ष बदल दें, दल बदल दें, सत्तारूढ़ बीजेपी को ज्वाइन लें, तो बीजेपी की लॉन्ड्री मशीन से सब कुछ सफेद निकल आता है और यही एजेंसी चुप हो जाती है। तो ऐसा एजेंसी का दुर्व्यवहार जो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं, मैं समझता हूं सबसे अहम और सबसे अनिवार्य है कि यही नियम, कानून, सिद्धांत लागू हो, तुरंत लागू हो। और इसमें उल्टा यह हो रहा है कि याचिकाएं अभी पेंडिंग है, लंबित है उच्चतम न्यायालय में, कि आप व्यक्तियों को 1-1 वर्ष के का कानून पास किया। एक रही है और एकदम दूसरी दिशा में खींच रही है कि हम 1 बार एक्सटेंशन देंगे, दूसरी बार देंगे, 5 बार दे सकते हैं 1-1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए क्यों? जिससे कि आप आश्रित हो मेरे ऊपर, जिससे कि आपकी करियर, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपका एम्बिशन सब मेरे ऊपर निर्भर हो और मैं जो कहूं वो आप मेरी करें। तो मैं समझता हूं कि ये एक निर्णय है जो बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव रखता है, सही प्रभाव रखता है, और इसको लेटर और स्पिरिट तुरंत सरकार को सिर्फ कार्यान्वित नहीं करना चाहिए, लेकिन तुरंत the Supreme Court judgment strikes smack and slams the hegemonic, the control freak approach of this government towards institutions which are supposed to be very to function. It's to that policeman who is entrusted and charged with the responsibility of conducting fair, free,
balanced, level playing field elections in the country. And incidentally, as you know, decades ago, not now, fair, free, level playing, specifically a part of the basic structure of the Constitution. As you know, the basic structure can't be amended even by a constitutional amendment. Now, if that is so, the policemen entrusted and charged with this constitutional responsibility must necessarily be completely independent and run a system which is level. And the court has said today an election commission is against democracy. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. They have added that it needs someone who cannot be bulldozed. The second facet, friends, is that this is not as if the government can make a virtue out of necessity today and claim credit for anything. This government opposed tooth and nail what has happened today by filing counter affidavits, by arguing through senior law officers, that the mechanism of appointment by the government is so robust that no one can go rogue except for stray incidents. These stray incidents cannot be a ground for the court to interfere, unquote. Namely, you, the court, should allow the pre-existing system to go on and not change it. Third, there are incidents which are easily forgotten because institutional memory in our country is short, but have to be reminded to you. In the 2019 elections, I was part of many such incidents. Some 25 important major complaints were filed, and we all went in delegations to the Election Commission. In more than 15, some kind of action was taken, and promptly taken, because you know that the window of elections is about 6 to 8 weeks. Beyond that, it is irrelevant. Either you stopped the offending action, or you said that there is no offense, the action can go on as per the Model Code of Conduct. But in all the 4 or 5 cases involving the Prime Minister or the Home Minister, and I happen to argue each one of them, the beauty is that there was no decision either way, consuming 90% of those 6 or 8 weeks. We then had to do the absurd situation we had to face of going to the Supreme Court and ultimately getting only an order that thou shalt decide, Mr. EC, and decide immediately. To add, there was some wishy-washy decision, and the decision by the time it came was virtually irrelevant because the election process was almost over. The persons concerned could not be barred, could not be acted upon. Number 3, in that process, in one of these complaints, an election commissioner, a sitting election commissioner then, whose name I will not take, had, according to the government, the temerity to dissent in a written order. Firstly, the written order was not made public on the specious and a very casual plea that we don't make public dissents. Secondly, that person was harassed, lampooned in the press. Repeatedly, his family was harassed and lampooned. Thirdly, the person had to leave the position and seek to continue elsewhere in a totally unrelated different position. This is the actual independence of the EC in operation which we have seen in the not distant past. And that is why this judgment is extremely, extremely important. Fourthly, not only is it an irony that prior to this judgment, the policeman of the fundamentals of our democracy was not chosen by such a committee, but there is another body, an institutional body, a statutory body, which has in the last few years, according to a very large segment of thinking, run amok in our polity. That is the ED. The ED has made a coalition with the sitting government, a coalition of vendetta, non-level, selective, uneven application of the law only against opposition segments. This has been now in the public domain for many years, and we have strongly opposed it. Diverse parties across the political spectrum have opposed it. My question today is that how is it that the same procedure should not immediately be starting up
the director of the ED, to the head of the ED who does the operational work. We therefore demand that this should apply immediately. We therefore say that that equally has been a situation of distorting our democracy, and that should not be allowed to go on. I must point out that far from the impartial selection of the heads of institutions, the government has moved in the exact opposite direction with alacrity. They have passed a law a couple of years ago saying that we, the government, should have power, that is under challenge in the Supreme Court now, we should have the power to give piecemeal extensions, extend by 1 year per time up to 5 years. A control freak Sarkar's name. I will be dependent on me and will give you or not give you after seeing your performance. Performance here means after seeing your abject surrender to me every year, to make you my puppet. And therefore, immediately we would say that even more important is to subject the ED to exactly the same regulatory mechanism for appointment. Friends, I would again commend strongly this judgment for your consideration. I would the letter and spirit of what the Supreme Court has said, I meaning the party which I represent, and we would strongly welcome this judgment, but we would also request and demand that the letter and spirit of this is applied to an institution like ED forthwith. Thank you very much. अगर इस पर कुछ सवाल है तो Dr. Bendick, would you like the present election commissioners to tender their resignation so as to facilitate the committee to have a free and fair as the election commission wants? I am glad you asked that question. That is the natural, logical corollary and consequence of a judgment. By the judgments, unlike statutes, are necessarily retroactive, because the judgment which comes is supposed to be the law for all times. It is not a point of time when a legislature passes a law. The letter and allowing a EC to function with persons appointed entirely by the executive of the day is hugely deleterious and adverse to independence. If that be so, मैं समझता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो निर्णय आया है और वो परिणाम स्वरूप ये हो सकता है कि तुरंत जो माननीय व्यक्ति चुनाव आयोग में हैं वो वापस इसी प्रक्रिया द्वारा चयन हो उनका। अब ये कोई नहीं कह रहा है कि इस नई प्रक्रिया में इन सेम लोगों का चयन नहीं होगा, हो सकता है हो सकता न हो, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत इनको वापस आना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया का लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर है और इंटेंट है, जो शब्द लिखे हैं और जो इसका स्पिरिट है वो ये है कि एक दिन और भी ऐसा नहीं चलना चाहिए कि जहां निष्पक्षता और समतल रूप से कोई निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें आघात हो, और इसलिए मैं मानता हूं कि होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। अब बहुत मुद्दे पूछ रहे हैं, एक बार पहले आपका पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जितना कि मिस्टर प्रभु का था उतना ही महत्वपूर्ण। हमारा ये मानना है कि उनको आंशिक रूप से विधायिका नहीं लाए। विश्वास है कि तुरंत एक कानून लाया जाएगा
जो वस्तुस्थिति पुरानी वापस स्थापित करे। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि हम लोग पुरजोर तरीके से, हम नहीं, पूरा विपक्ष इसका विरोध करेगा। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे और उच्चतम न्यायालय नहीं, हमको बल्कि कन्विक्शन है कि सरकार यही करेगी और इसका हम विरोध हर प्रकार से करेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज है, निर्णय को हटाने के लिए उनको सिर्फ एक बहुमति नहीं चाहिए, बट इस प्रकार से वो कानून बनना पड़ेगा जिससे कि उच्चतम न्यायालय का जो आधार है वो हटे। नहीं तो कोई कानून ये नहीं कह सकता कि जो निर्णय कल आया है A वर्सेस B, हम उसको नलिफाई करते हैं। ऐसा कानून नहीं कर सकता। आज के जजमेंट में ये भी है कि LOP को, जिसको अभी तक जो नंबर नहीं था नेता प्रतिपक्ष का, तो सिर्फ डिसेंट दे सकते थे, वोटिंग राइट्स नहीं था। खरदी जी जब कई बार हुआ है सर, आज जजमेंट में ये भी कहा गया कि वोटिंग राइट्स होगा अगर नेता प्रतिपक्ष का नंबर नहीं है और उससे कम नंबर है तो होगा उसको वोटिंग राइट्स। तो हर कुछ सब चीज कि पिछले कई वर्षों से किस प्रकार की बेहूदी टेक्निकलिटी पे, जिससे विपक्ष टेक्निकलिटी भी कि सबसे बड़ा जो पार्टी है उसका व्यक्ति जो बैठता है उस सीट पे, हम उसको इग्नोर करेंगे, उनका वोट ना हो। प्लग किया है इस निर्णय ने। वो वैसे अपने आप में बेहुदा था, लेकिन उसको प्लग किया है, सही प्लग किया है। But it's ironical because you all also were in power and you also did follow the same system for the longest. Like this. We all understand, Sunil, that times have drastically changed. Not changed, they have changed 180 degrees, and they've changed for the worse. The degree of micromanagement, assault on institutions, the degree of subversion of institutions, the degree of control freak sarkar has not been seen in this country for the likes of 75 years. So for you to compare the past with this is completely wrong. ये बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि 75 वर्ष में जिस प्रकार का आघात संस्थाओं पे इस सरकार ने दिखाया है, पहले था नियुक्तियों का, उसको इन 8-9 वर्षों की सिस्टम से कंपेयर नहीं करिए। ये बात सही है कि ढांचा वही था, लेकिन ढांचा को ऑपरेट जो करते थे उन्होंने कभी न ये कंट्रोल फ्रीकता दिखाई जो आज दिखती है, और सबसे ज्यादा हर संस्था के ऊपर आघात करना, हर संस्था को कंट्रोल करना, हर संस्था पे दुष्प्रभाव देना। मैं नहीं समझता, और सरकारें अलग अलग हुई हैं, मैं इसमें वाजपेयी सरकार को भी शामिल करता हूं, मैं इसमें गैर कांग्रेस सरकार को भी शामिल करता हूं। ये तो अनूठी छवि है सिर्फ मोदी सरकार की, और इसलिए उस पर तुलना करना होगा। No, the system for the CBI is different. That's the point. It's not this. No, 3, but I'm saying that there is not these 3 at all for the EC. For the CEC, there was no 3 before this. Now, with this judgment, if The same process was there for the CBI director appointment, where the leader of the opposition or the leader of the single largest party, along with the yes, that's why I'm saying this is only for the EC, this judgment today. Sir? It was there not only for, it was there for NHRC also, it was there for Lokpal also. That's what, yeah. सर, तो बीते दिनों में हमने देखा है, खुद आपके नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को लेकर के सवाल उठाए हैं। क्या माना जाए कि अब ये जो नया फैसला, जो ताजा फैसला आया है, उसके बाद अगर नया आयोग गठित होता है तो अब कम से कम चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आप लोगों की नजर में जब होता है, अगर होता है तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता बढ़ेगी। आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन हमें कोई आशा नहीं है कि होगा इतनी आसानी से। जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई, आप लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बार-बार कहती थी कि पार्शियलिटी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज किया है, तो आप लोगों का स्टैंड होता है,
निश्चित रूप से इस सिद्धांत के बारे में है। ये जो सुधार हुआ है ये ढांचा बदला गया है, और ढांचा बदलने से सबको सुधार होता है। आज आप हैं, कल मैं हूं, कल ये हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये क्यों हुआ है ये जरूरी समझना। ये हुआ इसलिए है, चाहे आप वो चुनाव आयोग के अधिकारी का नाम न लें, लेकिन उसका उदाहरण ले लें जिसने असहमति व्यक्त करने की हिम्मत की, चाहे आप माहौल को देख लें, चाहे आज अघोषित आपातकाल की जो कई आपको उदाहरण मिलते हैं वो देख लें, चाहे अलग अलग संस्थाओं पे जो अटैक होते हैं वो देख लें। इन सबको मिलाकर निर्णय होता है, और ये निर्णय का आधार वो पूरा माहौल है, वो पूरा वातावरण है। ओके, राइट सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। you've come late. Mr. Adani is here. ये आ रहे हैं ना? ओके, थैंक यू। कुछ हमारे दोस्तों को समय पर आने का थोड़ा कठिनाई करें तो अच्छा होगा। मैंने पहले ही कहा था कि सिंघवी साहब ईसी के निर्णय पर बोलेंगे और अडानी के निर्णय में मैं बोलूंगा। साथियों, 16 फरवरी को मैंने एक वक्तव्य दिया था जो आपके पास है, फिर से दूंगा आज आपको, क्योंकि 16 फरवरी को ही हमें जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मन बना ली है कि एक समिति का गठन होगा और अडानी के मामले में सीमित तौर तक जो सेबी के कानून है और सेबी के नियम है, क्या उनका उल्लंघन हुआ है कि नहीं, वो समिति उसकी जांच करेगी। मैंने 16 तारीख को ही कहा था। ये लंबा एक पेज का वक्तव्य, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पर अंतिम 3 लाइन मैं सिर्फ पढ़ूंगा, क्योंकि वो आज भी वो मायने रखता है। आज जो निर्णय आया है, समिति का गठन हुआ है, समिति के सदस्यों का नाम भी निकला है, फिर भी उसके बावजूद जो मैंने 16 फरवरी को कहा था वो अंतिम 3 लाइन में पढ़ूंगा। यदि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस मामले में जवाबदेह ठहराना जाना है तो जेपीसी के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिति इस मामले में सारे दोषी को वैध ठहराने और दोषियों को दोष मुक्त कराने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। If the Prime Minister and the government are to be held accountable, any committee other than a JPC will be nothing but an exercise in legitimization and exoneration. और ये क्यों है उसका भी इस वक्तव्य में जानकारी आपको दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित नहीं है। ये मामला ये नहीं है कि क्या सेबी के कानून का उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, पर इससे आगे भी बढ़कर अलग अलग मुद्दे हैं। और पिछले 20 दिन में रोज कांग्रेस पार्टी ने 3 सवाल उठाए हैं। आज भी 3 सवाल उठाया गया है, 60 ने। ये कोई सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति इसका जवाब नहीं दे सकती। ये जवाब सिर्फ एक जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है। तो ये समिति अपना काम करेगी, हमें कोई अपेक्षाएं नहीं है। यहाँ वहाँ कुछ नियम का उल्लंघन हुआ है, कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, पर जो मोटे मुद्दे हैं जो हम रोज उठा रहे हैं, जो सांसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया था लोकसभा में, जो एक्सपंज किया गया, जो हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में उठाए थे, जो एक्सपंज कराया गया, उन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही देश के सामने आ सकता है। क्योंकि ये मामला है,
पर वहां तक सीमित नहीं है। असली मामला ये है, राजनीतिक और कॉरपोरेट सांठ-गांठ का मामला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं होगा, है ही नहीं। मैंने देखा है 2 महीने के अंदर क्या जांच कर पाएगी, सरकार कितनी जानकारी उनको देगी। सभी लोग सक्षम लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उद्योग जगत के नाम हैं, न्यायपालिका के नाम हैं, पर ये मामला ऐसा है, इतना बड़ा फैलाया गया है कि सिर्फ जेपीसी ही इस पर जांच कर सकती है। 8 महीने लगे, 9 महीने लगे, 10 महीने लगे। आपको जानते हैं हर्षद मेहता के मामले में और केतन पारेख के मामले में करीब 1 साल जेपीसी में चर्चा हुई। जो हमने लोकसभा में किया था, राज्यसभा में किया था, और हम रोज करते आ रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। इन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही जनता के सामने निकल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित है, और मैं समझता हूं किस संदर्भ में ये समिति बिठाई गई है। हमें विश्वास नहीं है कि अडानी मामले में जो हकीकत है, और खास तौर से प्रधानमंत्री और इस पूंजीपति के बीच में क्या विशेष रिश्ता रहा है ताकि इसको इतना फायदा पहुंचाया गया है पिछले 10-12 साल में, उसकी असलियत कभी उभर कर नहीं आएगी अगर जेपीसी का गठन नहीं होगा। चुनाव के बारे में आपके कुछ सवाल होंगे, मैं आपको कह दूं। अच्छा, खत्म कर दूं, बाद में सुप्रीम कोर्ट पर पूछ सकते हैं। हमारे लिए ये चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं उत्साहजनक भी हैं और निराशाजनक भी हैं। हमारा पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की असेंबली में हमारा पहला सदस्य होगा। महाराष्ट्र में 30 साल के बाद आरएसएस बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी जीती है। मैं समझता हूं ये बहुत सकारात्मक नतीजा है महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में हमारे वरिष्ठ नेता बाय इलेक्शन में जीते हैं, और जिस मार्जिन से जीते हैं वो बहुत उत्साहजनक है। तो ये उपचुनाव के नतीजे सकारात्मक हैं, हमें विश्वास दिलाती हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग फिर से देख रहे हैं कि जनादेश उनको मिले। उत्तर पूर्वी राज्यों में, त्रिपुरा में हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें बहुमत मिलेगा, पर ऐसा नहीं लगता है कि वामपंथी और कांग्रेस पार्टी के बीच के गठबंधन को बहुमत मिलेगा। तो निराशाजनक रहा है त्रिपुरा में। नागालैंड में तो हमें पहले से ही पता था कि तोड़ बोड़ कर बीजेपी सरकार बना लेगी, पर नागालैंड में हम उम्मीद करते हैं, सारे नतीजे नहीं आए हैं, पर नागालैंड में वोट शेयर जरूर बढ़ेगा। मेघालय में पिछले 2018 के चुनाव में हमारे 21 एमएलए थे, सारे के सारे एमएलए भाग गए हमारे पार्टी से। हमारे 60 उम्मीदवार जो इस बार थे, सभी नए उम्मीदवार थे। 60 में से 10 महिलाएं थी, 60 में से औसत आयु 45 साल से कम थी। युवा चेहरा था कांग्रेस का, और हम ये मानकर चल रहे थे कि भविष्य के लिए हम कांग्रेस बना रहे हैं मेघालय में, और ऐसा ही हुआ है। सीटें तो हम जीते हैं, सरकार बन पा रही है, और जो पार्टियां ये मानकर चल रही उनका बल बढ़ाएंगे, उनको भी इतनी सफलता नहीं हासिल हुई है जितना वो उम्मीद करते थे।
तो उत्तर पूर्वी राज्यों में कांग्रेस का गढ़ रहा है, हमेशा कांग्रेस सरकार बनाती थी, पर कुछ 8-10 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक बाजार में बीजेपी सरकार बनाने में सफल होती है, वो अभी भी देखने को मिला है। पर हम ये नतीजे को स्वीकारते हैं। संगठन को मजबूत करना है, नए चेहरे को आगे लगाना है, जैसा कि हमने मेघालय में किया है, नागालैंड में भी हमने किया है। नागालैंड में हमारे कई उम्मीदवार 40 साल से कम थे। त्रिपुरा में ये बात सही है, त्रिपुरा में बिल्कुल हम ये मानकर चल रहे थे कि हमें 32-33 सीटें मिल सकता है और हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, पर वो ऐसा नहीं लगता है। पर आप तो त्रिपुरा की राजनीति भी जानते हैं, हमने कई शिकायतें की हैं इलेक्शन कमीशन को, हिंसा के बारे में, रिगिंग के बारे में, पर उसके बावजूद मैं नतीजे से नहीं भाग रहा हूँ। नतीजा है त्रिपुरा में, पर हम ये मानकर चल रहे थे कि हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। ओके, त्रिपुरा पर ही आप कह रहे हैं कि हम मानकर चल रहे थे कि सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, लेकिन हमने देखा कि शीर्ष नेतृत्व आपका प्रचार तक करने नहीं पहुंचा, तो फिर उम्मीद किस आधार पर थी? नहीं, ये जमीनी सप्लीमेंट्री ये भी सर, क्या लगता है कि लेफ्ट के साथ जो ये सब इस पर अब मैं कुछ बैठकर हमारे उम्मीदवारों बैठ संगठन के पदाधिकारियों से के साथ बैठकर ही विश्लेषण हो पाएगा। पर यह कहना कि यह गठबंधन गलत था, मैं आज नहीं कहूंगा, पर बहुत बातचीत के बाद, सोच विचार के बाद यह गठबंधन किया था और सभी लोगों का मानना था, निष्पक्ष लोगों का मानना था कि गठबंधन को बहुमत मिलना, मैं समझता हूं सब लोग मानकर चल रहे थे, जरूर बहुमत मिलेगा, भारी बहुमत नहीं मिल सकता है, पर 35-36 सीटें मिल सकती हैं, पर वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसको देखना पड़ेगा। पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि त्रिपुरा में, नागालैंड में और मेघालय में हमने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए टिकटें बांटी हैं इस बार, और 2023 के चुनाव में हम सफल नहीं हुए हैं, पर 5 साल बाद हमारा प्रदर्शन और भी मजबूत रहेगा। हाँ जी, इस बात पे सर आपको भी आपकी बात को मान सकते हैं कि आपने एक गैम्बल खेला कि आपने नई शहरों को लेके आया, लेकिन बड़ा सवाल यही है जो भी पूछा गया आपसे कि नीरसता क्यों दिखाई दी आपको के प्रचार में? जब आप त्रिपुरा जीतने के लिए आपको लग रहा था कि त्रिपुरा में जीत सकते हैं, सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तमाम लोग आपको इनपुट दे रहे थे, तो और प्रचार में जोर क्यों नहीं लगाया गया? बड़े नेता वहां पर क्यों नहीं गए? यही बात मेघालय में भी है, यही बात नागालैंड में भी है। तीनों जगहों पर क्या आप लोगों को इस बात की बाकी 2 स्टेटों में इंट्यूशन थी कि वो नहीं हो रहा, और अगर आप नए लोगों को ला रहे हैं, यूथ को ला रहे हैं, तो उसको प्रोपेगेट आप क्यों नहीं करते? ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है, और मैं नहीं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां जाकर प्रचार में इतना प्रभावशाली हो सकते हैं कि चुनाव एक तरफा से दूसरे तरफ ला सकते हैं। स्थानीय स्तर पर संगठन मजबूत है कि नहीं, वो महत्व रखता है। हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं कि नहीं, वो महत्व रखता है। प्रचार किस तरीके से वहां का संगठन कर रहा है, वो महत्व रखता है। तो ये कहना कि हमारे राष्ट्रीय नेता वहां नहीं गए इसलिए हमारा प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इससे। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय कारण होते हैं। और पिछले कुछ सालों से, खासतौर से मेघालय का मिसाल लूं, मेघालय में 2018 में हमारे 21 उम्मीदवार जीते थे, हमारे 21 एमएलए थे। 2023 के चुनाव में
हम चुनाव में एक भी हमारा जो एमएलए चुना गया था 2018 में हमारे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं खड़ा हुआ, एक भी नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे पार्टियां हैं जो कांग्रेस को ऐसे ही देखती हैं कि कांग्रेस से हम ले लें तो हमारा पार्टी और भी मजबूत हो सकता है, और उनको भी उनका प्रदर्शन भी मेघालय में इतना सकारात्मक नहीं रहा है जितना कि वो समझते थे। एक मिनट अडानी के पार्ट, सॉरी, हाँ, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जेपीसी का गठन हो। ये मांग हम करते रहेंगे। 13 तारीख को भी हम मांग करेंगे। 6 तारीख तक जब पार्लियामेंट का सत्र चलेगा हम मांग करते रहेंगे, रोज लोकसभा में और राज्यसभा में। ये मांग हमारी रोज करते रहेंगे और रोज हम सवाल उठाते रहेंगे। आज भी आपके व्हाट्सएप में आ गया होगा, आज भी 3 सवाल उठाए हैं। आज तक 60 सवाल हमने उठाए हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इन 60 में से भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की समिति उस पर जांच करने की स्थिति में होगी। क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं, कितने भी विशेषज्ञ हों, जितने भी जाने माने नाम हों, मुद्दे ऐसे हैं कि उनको अधिकार नहीं होगा, उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, उनके पास साधन नहीं रहेंगे। जेपीसी की अलग से एक विशेषता होती है, हमने देखा है, हर्षद मेहता घोटाले के मामले में देखा है, केतन के मामले में देखा है, और कई ऐसे विषय पर जब जेपीसी के पास इतने अधिकार होते हैं, इतने साधन होते हैं जानकारी हासिल करने की संस्थाओं से, वो किसी समिति के पास नहीं रहेगा। But aren't you undermining the Supreme Court's, decision of appointing 6, I had pointed out that any committee other than a JPC is an exercise in legitimization and exoneration. The Congress party stands by that statement. Don't jump the gun. The law and SEBI regulations, the issues that we are raising, the issues that the Congress party has raised, 60 questions have been raised every day, 3 a day. Today is the 20th day. Today is G20, and today is also hum Adani ke hain kaun 20, HAHK 20. 60 questions. Mr. Rahul Gandhi has raised questions in Lok Sabha. Mr. Kharge has raised questions in Rajya Sabha. Those, of course, have been expunged. Mercifully, the 3 questions that are issuing daily are not being expunged. Not yet, anyway. Those questions cannot be answered by an expert committee. That can be answered only by a JPC, because those. Will the Supreme Court committee answer how is it that Mr. Adani got the contract for running 6 airports when the recommendation of was one bidder should not get more than 2 airports? Will the Supreme Court committee answer this question? No. Committee answer the question relating to the controversy over the passport of Mr. Vinod Adani, who is a key figure in this scam. They will not do it. In which the Bangladesh power contract was won, which is now creating huge controversy in Bangladesh. Of course not, they're not going to do it. So to the extent that laws of SEBI have been violated, and the extent to which investor protection has to be ensured, the committee may come up with some recommendations. All I am saying is Supreme Court committee is of limited relevance in the context of what this controversy is all about. Sir, the one in the
एक मिनट, सॉरी, मेरा सवाल था, आपने लिया नहीं है राम जी। हाँ जी, आपने संसद में तो एक्सपंज हो जाता है, यहाँ नहीं एक्सपंज होगा। आप पार्टी के का कोई भी राष्ट्रीय नेता इतना प्रभावशाली नहीं है कि वो स्थानीय चुनाव को नहीं 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 ये आपका टिपिकल मिस्चिवस मिसरिप्रेजेंटिंग, नहीं सुनिए ना, मैं नहीं सुनिए, मैंने क्या कहा सुनिए, नहीं देखिए बिल्कुल नहीं, ये आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्पष्टीकरण कर, सुनिए ना, सुनिए मैंने क्या कहा ऑन रिकॉर्ड, मैंने क्या कहा सुनिए, मैंने ये कहा ये स्थानीय चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव है। मैं नहीं समझता हूं कि स्थानीय चुनाव में राष्ट्रीय नेता जो हैं जाकर जो नतीजा है एक तरफ से दूसरे नतीजे को ला सकते हैं। स्थानीय संगठन, स्थानीय पदाधिकारी, हमारे लोकल कैंडिडेट वो काम करते हैं। नेशनल लीडर जाते हैं, बीजेपी के लीडर जाते हैं, कांग्रेस के लीडर जाते हैं, सभी पार्टी के लीडर जाते हैं, सीपीएम के लीडर भी जाते हैं। पर अगर हमारा संगठन राज्यों में कमजोर है, हमारा संगठन जिले के स्तर पर कमजोर है, तो हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। यही मैंने कहा। No, I am not saying that. I am saying that these are assembly elections. These are assembly elections. In Gram Panchayat elections, in Nagar Palika elections, local leadership matters. In Vidhan Sabha matters. In Meghalaya, our entire 21 MLAs migrated to other political parties. We were handicapped. In Nagaland, same thing happened. In Tripura, of course, we had an alliance. That's why I said in Tripura, we were in a better position to form the government because we had an alliance which we believed was a strong alliance. But the results have not, proved our beliefs right. But to say that our performance in the northeastern states is because national leaders did not campaign, in my view, is a wrong interpretation. What lesson have you learned? Because, somewhere down the line... The results have just started coming. So once we look at, I am just giving you off the cuff, I'm just giving you instant reaction. So once we look at... When will the Congress party realize that it's somewhere down the line it needs to pull up its socks and be able to win one? We have pulled up our socks. Let me give you the example of Meghalaya. It's a good example, and I want to repeat it. 21 of our MLAs were hijacked. All the people who won were hijacked. We were left with a vacuum. But we have taken a decision in Meghalaya that we have to build for the future. We contested all 60 seats in Meghalaya, all 60. Unlike in Tripura, unlike in Nagaland, we contested all 60 seats in Meghalaya. We brought young faces. We brought 10 women. Never before, no other political party. Average age, I think, was about 42 or 43 in Meghalaya. A very young age profile, professional profile. And we believe that we are building for the future in Meghalaya. We had serious problems this time because our entire people who had been elected on our ticket and who were MLAs had migrated to other political parties. So these decisions take a lot of time, and I think we are playing for the future in the Northeast, even in Nagaland. I've been to Nagaland. I went to Meghalaya. I saw the profile of the candidates. I didn't think that we were going to come up with a miracle in these two states, but certainly looking into the future, these were the candidates that we need to project now so that they earn a standing for future elections. But if you are a political party, if you don't win an election, what is the point? Well, we have won in West Bengal. We have won in Kasba in Maharashtra, an election that for over 30 years was being won by the RSS and the BJP. Sagar Digi we have won. That you will not say. Erode we have won. Although Erode we had a good candidate, it was a sitting seat, but still, and we beat the anti-incumbency. We beat
the combined efforts of the AR-DMK and the BJP, that you will not focus on. किसके बारे में? G20 में। दो संगठनों ने, महिला कांग्रेस ने और यूथ कांग्रेस ने, चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस मामले पर ट्विटर पर जो है आप लोग मतलब इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, तो क्या कांग्रेस मंत्री और इस पर आप कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री कुछ बोले। दो मामले पर सभी दुनिया भर के मामले में प्रवचन देते रहते हैं, आज भी उन्होंने प्रवचन दिया है G20 को, पर दो मामलों पर वो चुप्पी कभी नहीं तोड़ते, एक चाइना और दूसरा अडानी। इन दो मामले पर तो चुप्पी तोड़ी है और दोनों को क्लीन चिट दे दिया इन्होंने। दोनों पर चुप्पी, दोनों के लिए क्लीन चिट। तो प्रदर्शन इसलिए था, अगर प्रधानमंत्री कुछ बोले तो प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसद के अंदर नहीं बोलते हैं, संसद के बाहर नहीं बोलते हैं, और जब बोलते हैं क्लीन चिट दे देते हैं। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री चीन के मामले में अपना चुप्पी तोड़ें और देश को कहें कि उन्होंने क्लीन चिट क्यों दिया जून 2020 में। ओके, थैंक यू।